Hi guys, welcome to my channel. सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Unit 4 of Corporate Governance, that is Corporate Governance Regulatory Framework in India. इससे पहले मैंने Unit 1 और Unit 5 ऑलरेडी अपलोड कर दी है. So please don't forget to subscribe my channel for coming videos of Unit 3 and Unit 2. मैं ये दोनों यूनिट्स एग्जाम से पहले डाल दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए गए जिससे जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बेटर हो और कंपनीज के अंदर कोई भी स्कैम्स वगैरह ना हो. तो उसमें जो सबसे पहले कमेटी जो बनाई गई थी उसका नाम है कुमार मंगलम बिरला कमेटी. ये एक बहुत ही फेमस और इनिशियल कमिटीज है जो सेबी ने सेट करी थी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और ये 1999 में बनी थी विद द पर्पस टू एनहेंस गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन इंडियन कंपनीज. इसका मेन पर्पस था कि जो भी गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन कंपनीज में उसको इम्प्रूव कर सकें. द रिपोर्ट सबमिटेड बाय दिस कमिटी हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग code of corporate governance in the country. The committee went through a number of sources and documents published across the world to give its recommendations like Committee report, OECD principles of corporate governance, etc. अब जब ये कमेटी बनी तो इसमें बहुत ज्यादा सोर्सेज और जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं वर्ल्ड के अंदर उनसे इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस ली ताकि बेटर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो फाइंड आउट कर सके. The committee suggestion gave rise to development of new norms and procedures in the field of governance. इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसे नॉर्म्स और प्रोसीजर्स हैं जो हम गवर्नेंस की फील्ड में एस्टेब्लिश कर सकते हैं. Its focus was on creating clear practice and framework for better functioning of corporates. Companies before these clear guidelines were clueless about the correct way of governance and various practices to be performed under this umbrella term. अब जो कंपनी जो पहले थी उनको क्लियर गाइडलाइंस ही नहीं थी, उनको क्लूलेस थी वो कि जो गवर्नेंस का वो राइट वे वो क्या है. तो इस कमेटी के अंदर इन्होंने जो गाइडलाइंस निकाली उनसे उन कंपनीज को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया. अब इसके अंदर कुछ मैंडेटरी अब जो इस कमेटी ने कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस दी और कुछ नॉन मैंडेटरी. सबसे पहले मैंडेटरी रिकमेंडेशंस देखते हैं. मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो कम से कम 50% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना चाहिए. और उसके बाद जब अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करते हैं इसमें दो कंडीशंस होती हैं. अगर हमारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका मतलब एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अगर हमारा इंडिपेंडेंट अगर हमारा जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव है तो हमारा जो मतलब 1/2 ऑफ द बोर्ड मतलब हाफ ऑफ द हमारा बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए. और इस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनको ये बोला गया कि आपको ऑपरेटिंग प्लान्स, कैपिटल बजट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑडिट कमेटी मिनट्स या सीनियर ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट, लेबर इश्यूज, ये सब आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ओपनली कम्युनिकेट करनी है. सेकेंड इज ऑडिट कमेटी. इन्होंने बोला कि एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और उसमें से मेजोरिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. जो ज्यादा इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स है वो मेजोरिटी में होने चाहिए. और इसके अंदर एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल और या फिर अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज है. मतलब एक हमें वेल एजुकेटेड एक ऐसा पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए इसके अंदर. अब इनका जो की फंक्शन था वो है कि इनको रिव्यू करना है इंटरनल ऑडिट को, एनुअल स्टेटमेंट्स को, इंटरनल कंट्रोल को, और दे हैव टू रिकमेंड ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स एंड फीस. ये इनके कुछ फंक्शंस हैं. थर्ड जो हमारा मैंडेटरी रिकमेंडेशन है दैट इज शेयर होल्डर्स ग्रीवांस कमेटी. ये कमेटी जो बनाई जाएगी वो डील करेगी जो भी शेयर होल्डर को भी जो भी इश्यूज आएंगे जैसे शेयर ट्रांसफर हो गया या नॉन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट्स हो गया या डिविडेंड्स हो गया, तो ये कमेटी उसको देखेगी. फोर्थ इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट. ये जो रिपोर्ट होगी वो हमारी एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए और इसके अंदर इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रिस्क है, सेगमेंट वाइज क्या परफॉर्मेंस है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, और इसके अंदर जो पर्सनल इंटरेस्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में मैनेजमेंट का वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए. फिफ्थ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दिस अर्जेस कन्वर्जेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब इस कमेटी ने बोला कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो अगर एक कंपनी अडॉप्ट करेगी तो उसके लिए बेटर होगा. तो इन्होंने अर्ज किया जो आईसीएआई है उनको कि आप इशू करो स्टैंडर्ड्स कुछ चीजों पे जैसे कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज या सेगमेंट रिपोर्टिंग है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर. जो इसका लास्ट मैंडेटरी
रिकमेंडेशन है, दैट इज डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनको इन्फॉर्म भी करना है कि जो जो हो रहा है, और इनको इन्वॉल्व भी करना है। इन्वॉल्व अगर कोई भी टेक ओवर कर रही है कंपनी, कोई भी एसेट सेल कर रही है, कोई भी कैपिटल चेंज कर रही है, तो दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस। Now talking about what are the known mandatory recommendations. First is chairman's office. कि जो चेयरमैन है उनका उसका कि यू कैन मेंटेन एन ऑफिस एट द कंपनीज एक्सपेंस। आप उसका एक ऑफिस बना सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। सेकंड इज रेम्यूनरेशन कमिटी, कि एक रेम्यूनरेशन कमेटी भी बना सकते हो जिसका चेयरमैन जो चेयरमैन होगा वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह एक्ट करेगा, और ये कमेटी डिटरमाइन करेगी एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन कि जो रेम्यूनरेशन क्या होगा और जो पेंशन्स वगैरह देनी है वो क्या होगी। ये हमारी रिकमेंडेशंस खत्म हुई, और ये सेबी ने इस सबको अडॉप्ट किया, जो भी ये रिकमेंडेशंस थी। एक बार इसको रीड करते हैं। सेबी adopted the recommendations of the committee on 25th April 2000. Clause 49 was introduced that suggested compliance with the corporate governance code by the companies. तो सेबी ने भी ये सारी रिकमेंडेशंस को कमेटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो सेकंड कमेटी है दैट इज नारायण मूर्ति कमेटी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने यहाँ पे कॉमा स्किप हो गया है, तो इस कमेटी का नाम है नारायण मूर्ति कमेटी। ये कमेटी बनाई गई मिस्टर एन.आर. नारायण मूर्ति के अंडर टू रिव्यू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इसमें मेंबर्स से पूछा गया कि ऐसी कौन सी गाइड, मतलब किसी बेसिकली ये फोकस करता था ऐसी गाइडलाइन से जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े कंपनीज के अंदर, कि जो भी कोई भी एक्शन कंपनी कर रही है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि कुछ भी ये नहीं है कि कुछ हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी एवर ग्रोजिंग एवर इंक्रीजिंग ग्लोबल स्कैम्स हैं उसकी वजह से अगर ट्रांसपेरेंसी होगी और अगर अकाउंटेबिलिटी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है या डायरेक्टर है, ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी वजह से हमारे जो स्कैम्स होंगे वो कम होंगे। This also requires some special powers to a group which will look into implementation of these norms. The committee classified its recommendation into two parts, mandatory and non-mandatory, as guided by SEBI. So सबसे पहले इसकी mandatory जो है वो पढ़ते हैं। First is audit committee. अब जो ऑडिट कमेटी है उसका जो भी फंक्शन है वो ये सजेस्ट करती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी कंपनी की और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो प्रॉपरली एग्जामिन होनी चाहिए, और ये रिपोर्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली ये फाइनेंशियल रिपोर्ट आउट होनी चाहिए। Audit committee should also hold discussions with the management on financial conditions and operations performed by the firm. अब ये जो ऑडिट कमेटी है इसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन भी करना है कि जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं और जो भी ऑपरेशन जो फर्म कर रही है उसके ऊपर। द कमेटी शुड comprise of financially literate members and at least one member should be expert of accounting and financial management field. ये हमने जो हमारी फर्स्ट कमेटी थी उसके अंदर भी देखा था कि जो भी ऑडिट कमेटी में मेंबर्स हैं उनमें से एक एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फील्ड में। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। ये जो कमेटी है वो ये सजेस्ट करती है कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो रिस्क असेसमेंट है वो किया जा सके और रिस्क मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स कंपनी ले सके, कि कोई ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हमारे रिस्क कम हो सके। अब रिस्क किसी भी तरह के हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, या मेनी मोर। थर्ड इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। The Murthy committee had a strong take on initial public offerings procedure. It suggested that companies should disclose all the necessary information about company sale, revenue, capital, assets, etc. अब अगर किसी कंपनी को अपने आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज करने हैं, पर ये उसको अपने जो भी कंपनी के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सब रिलीज कर देनी चाहिए ताकि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो वाइज डिसीजन ले सकें और उनको कोई भी मिसलीड नहीं कर पाए। Company should also prepare a statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer, and auditors are required to have complete information on this. Fourth is code of conduct. एक बार इसको read करते हैं. The committee suggests that board of directors of the company should lay down code of conduct for its management and members. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए या कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें फॉलो करना है मैनेजमेंट और मेंबर्स को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साफ साफ लिख देना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी uploaded on the company's website and board members and officers should comply with these.
अब ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट जो बने हैं, ये जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर भी अपलोडेड होने चाहिए। फिफ्थ इज डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स के कंपनसेशन है, तो जो एग्जीक्यूटिव है और नॉन एग्जीक्यूटिव है, जो दोनों को क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा वो डिसाइड किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। और ये जो भी डिसीजन होगा ये अप्रूव्ड होना चाहिए शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग के अंदर। Next is appointment. Directors must be appointed by the shareholders at the general meeting. थर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो खाली रेम्यूनरेशन रिसीव करता है और उसका कोई भी अदर फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ। Next, sixth point is whistleblowing. The Companies Act provide the responsibility of handling whistleblowing activities, or we can say vigil mechanism with the audit committee. मतलब कि जो विसल ब्लोइंग मतलब होता है कि कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या कोई भी फ्रॉड कंपनी के अंदर हो रहा है, तो जो भी उसका कोई भी उसके मैनेजमेंट है, उसका डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस कंपनी के अंदर हो रही है उसको जाके रिपोर्ट करें। सो ये कमेटी सजेस्ट करती है that any person who observes an unethical or improper practice in the company can approach the audit committee directly. Now let's talk about what are the non-mandatory recommendations of this committee. First is the committee suggested that performance of non-executive directors should be done by a peer group containing the entire board. तो जो भी परफॉर्मेंस होगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, वो होनी चाहिए कि इसे एंटायर बोर्ड के साथ, मतलब जो पूरा एक ग्रुप बनाए जिसके अंदर पूरा बोर्ड हो। सेकंड इज कमिटी एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस risk and other parameter. Therefore, it suggests that companies should train their board members and put forward the best practices of the management. अब ये कमेटी ये बोलती है कि जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की भी, रिस्क की, तो इस वजह से उनको ट्रेन करना चाहिए, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। थर्ड इज द कमेटी ऑल्सो वांटेड सेबी टू मेक रूल्स रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्ट्स इशूड बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये कंपनी ने ये भी ये कमेटी ये भी चाहती है कि जो सेबी ऐसे रूल्स बना दे जिससे ये वाली भी रिपोर्ट है ये बाहर रिलीज हो। नेक्स्ट टॉपिक है रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब 2013 के एक्ट कंपनीज एक्ट के अंदर भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। सो लेट्स गो थ्रू देम। फर्स्ट इज the recommendation made by Narayana Murthy Committee related to the Audit Committee was included in the Section 177 of the Companies Act. The committee has suggested that the members of Audit Committee should have understanding of financial statements and one expert of accounting and financial management should also be there. ये हमने ऊपर पढ़ा है कि उनका जो मैंडेटरी था नारायण मूर्ति कमेटी में वो था कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। अभी ऑडिट कमेटी है और इसके अंदर एक एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की पूरी प्रॉपरली नॉलेज है। तो इसके अंदर फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। सेकंड, सेक्शन 145 of Companies Act worked on the recommendation of Narayan Murthy committee suggesting that existing auditor of the company has to sign the auditor's report. ये इन्होंने एक और की फीचर लिया नारायण मूर्ति कमेटी से, जो जिसमें ये बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको ऑडिटर रिपोर्ट्स पे साइन करना होगा। अब ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर रेलेवेंट प्रोविजंस का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हो, नारायण मूर्ति कमेटी आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हो। Third is all contracts entered by the company shall be carried out through the board of directors accompanied by a justification for entering in such contracts. अब जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही होना चाहिए और उनके पास एक जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर कर रहे हैं। फोर्थ इज if contracts with third parties are signed without taking consent from the board, the same should be reported at the meeting of shareholders within a time period of 3 months from the date of account. अब अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी के साथ जो साइन किया जा रहा है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ बोर्ड, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद इन 3 months. फिफ्थ इज सेक्शन 166 was mentioned indicating the duties of the directors. According to this section, director of the company shall act according to the articles of the company. He or she should act in good faith and discharge his or her duties with skill, care, and diligence. He or she is not permitted to assign his office to any other person and provide advantage to oneself or people connected to him. बेसिकली इसमें ये बताया कि डायरेक्टर के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करना है, कंपनी के लिए गुड फेथ में काम करना है, अपना ऑफिस किसी और पर्सन को नहीं दे देना है, तो ये कुछ उसके ड्यूटीज हैं।
Sixth is the Companies Act also included provisions on corporate governance, class action suits and whistleblowers. तो इसने इंक्लूड किया विसल ब्लोअर्स को भी और जो कोई भी सूट्स हैं उन सबको भी. Seventh is provisions related to spending budget on CSR activities were also drafted. तो जो भी हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज हैं कि जो भी हम एनवायरनमेंट के लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए करते हैं उसका भी जो बजट है वो भी इसके अंदर ड्राफ्ट किया गया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज CII इनिशिएटिव दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ये ये तो है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1895 में बनाया गया था. इसका बेसिकली अगर बोले सिर्फ एम था जो था कि जो इंडस्ट्री वर्किंग है उसका पैटर्न इंप्रूव करना और जो एक कंपनी की ग्रोथ है उसको इंप्रूव करना. तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया दे वर्क फॉर द बेटरमेंट और द फॉर मोर बेनिफिट्स फॉर द इंडियन फर्म्स. एक बार इसको रीड करते हैं. The very first initiative on corporate governance in India was taken up by the Confederation of Indian Industry. CII was initially known with the names of Engineering and Iron Trade Association. ITA comprised 5 engineering firms that were members of Bengal Chamber of Commerce and Industry. ITA was created to put pressure on governments for allowing these firms to place orders of engineering goods from Indian firms rather than the UK-based firms. तो मैंने बताया कि इंडियन फर्म्स के लिए काम कर रहे थे. और इसका एक और अगर हम देखें फीचर तो ये है वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया. CII works through advisory and consultation processes. It works to improve and transform Indian industrial engagements and national development. With members from different industries, including small and medium enterprise to big multinational corporation, it is determined to improve the industry working and promote growth. CII committee appointed in 1997 for initiating corporate governance presented the code named Desirable Corporate Governance A Code. This code focused on functioning of board, composition of board, structure of boards, accounting and disclosure activities. अगर इसको सम अप करूं तो CII बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन गवर्नमेंटल है जो कि वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडिया के अंदर. ये वर्क करता है कि इंडियन फर्म्स को प्रमोट करने के लिए और ताकि उनकी ग्रोथ ज्यादा और इंडस्ट्री का जो भी वर्किंग पैटर्न है वो बेटर हो सके. और इसका जो कोड है वो फोकस करता है कि बोर्ड की फंक्शनिंग क्या होगी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगी और जो भी डिस्क्लोजर होगा एक्टिविटीज का, जो भी रिपोर्ट्स का, वो कैसे होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015. अब सेबी ने भी कुछ ऑब्लिगेशंस वो बना दिए कि कुछ आपको डिस्क्लोज करना है या ये आपके रेगुलेशंस हिसाब से आपको वर्क करना है. SEBI introduced LODR regulations in 2015 carrying rules for listing and disclosure requirements for various type of securities dealt in Indian stock exchanges. तो इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बना दी उनके लिए जो सिक्योरिटीज डील होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर. सबसे आप इसका फीचर्स देखते हैं. First feature is Chapter 2 of the Acts relate to guiding principles. These outline principles that connect with periodic disclosures by listed companies and activities of corporate governance. अब जो फर्स्ट फीचर है उसका ये है कि एक ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए जो पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स से कनेक्ट करते हैं. मतलब जो भी जैसे क्वार्टरली अगर किसी को डिस्क्लोज करनी है अपनी जो भी स्टेटमेंट्स हैं या हाफ ईयरली करनी है तो उसके लिए है. सेकेंड इज चैप्टर 3 रिलेट्स टू कॉमन ऑब्लिगेशन. या कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं कि जनरल ऑब्लिगेशंस आती हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर हो गया जैसे या रजिस्ट्रेशन हो गया या फाइलिंग हो गया. फिर चैप्टर 3 टू चैप्टर 9 रिलेट टू स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन. स्पेसिफिक काइंड की जो भी जो चीजें हैं ऑब्लिगेशंस हैं या अगर कोई सिक्योरिटीज हैं स्पेशल काइंड की जो लिस्टेड हैं उसके लिए. फोर्थ इज चैप्टर 10 एंड 11 रिलेट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. अब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उनको भी बहुत सारी चीजें मॉनिटर करनी पड़ती है. दे आर सपोज टू मॉनिटर वेरियंस कॉम्प्लायंसेस एंड रिपोर्ट नॉन कॉम्प्लायंसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द फर्म. तो चैप्टर 10 और 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. Fifth is LODR regulations have grouped related provisions of the act together. This provides easy access to the information. अब इनका जो भी सारे provisions हैं इनका इसे grouped provisions हैं ये तो इससे easy information मिलती है.
Sixth is listing provisions are also aligned with the Companies Act 2013 wherever necessary. इनको जनरल पॉइंट्स हैं ये. Seventh is the listing agreement has been made simple and precise as compared to the previous one. Already existing companies can sign this version within 6 months of the notification. अब जो लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाया है वो बहुत सिंपल है अगर हम कंपेयर करें तो जो पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उनसे, और जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो भी इसको साइन कर सकती है विद इन द 6 months ऑफ द नोटिफिकेशन. अब बारी आती है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस. अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये अप्लाई होनी चाहिए लिस्टेड कंपनीज के अंदर, और जो उन लिस्टेड कंपनीज के अंदर जिसके अंदर ये जो अबव नीचे दी हुई सिक्योरिटीज हैं ये हैं. फर्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल. अगर डेप्ट सिक्योरिटीज हैं तो उनको भी ये करना पड़ेगा. अगर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको भी ये करना पड़ेगा. थर्ड इज इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट. अगर कोई इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट को इशू करता है तो उसको भी करना पड़ेगा. फोर्थ इज यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा. तो ये चार वो चीजें हैं जिनको ये सारी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी. अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड कंपनी. फर्स्ट इज एक्यूरेसी. अब जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो या डिस्क्लोज कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन आपकी जो एनुअल ऑडिटर है उससे पूरी तरह से उस क्वालिफाइड होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट. मतलब जो भी आपको ऑडिटर है वो एग्जामिन कर ले उस रिपोर्ट को, तो उससे एग्जामिन कराने के बाद ही दैट रिपोर्ट शुड बी पब्लिश्ड. सेकंड इज ट्रूथफुल. कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हो उसके अंदर. फॉर्म को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ वो ट्रू और एक्यूरेट है. थर्ड इज टाइमलाइनेस. टाइमली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए. फिफ्थ इज क्लैरिटी. फोर्थ इज क्लैरिटी. वैसे अगर हम नोटिस करें तो ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए. प्रिंसिपल्स वही होनी चाहिए कि आप जो अगर कंपनी कोई डिस्क्लोज कर रही है कुछ भी चीज, तो अगर वो सही नहीं है, अगर उसमें झूठ लिखा है या वो टाइमली नहीं कर रही, या जैसे गवर्नमेंट ने बोला है वो वैसे उसको पब्लिश नहीं कर रही, या क्लियरली मेंशन नहीं कर रही है, उसको आप पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हो वो क्या है, तो ये कुछ बेसिक है. अगर आप इसका बस अगर हेडिंग हेडिंग भी याद कर लोगे तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे. फोर्थ इज क्लैरिटी. इंफॉर्मेशन शेयर टाइमली शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. फिफ्थ इज कंप्लायंस. Firm are required to follow applicable laws and work within the regulations stated by SEBI and stock exchanges. तो जो भी सेबी या फिर दूसरे रेगुलेशन से स्टेट किया उसी के हिसाब से उसको अपना काम करना है. सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस. पीरियोडिक रिपोर्ट शुड बी डिस्प्ले टू हेल्प द इन्वेस्टर टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. अब एक इन्वेस्टर को अगर ट्रैक करना है कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए उसको पीरियोडिक रिपोर्ट्स चाहिए, तो कंपनी आर सपोज टू पब्लिश देम. नेक्स्ट जो चीज आती है वो है जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अलाइन करना पड़ता है कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स के साथ. अब उसमें से ये इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज राइट ऑफ शेयर होल्डर्स. अब जो ऊपर हमने पढ़ा कि दे शुड बी गिवन टाइमली इंफॉर्मेशन और दे शुड बी गिवन राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग्स, और उनको एनकरेज करना चाहिए कोई भी अगर उन्हें क्वेश्चन है वो पूछने के लिए, या फिर उनको ऐड करना है अगर कुछ भी मीटिंग एजेंडा के अंदर. तो अगर जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कुछ भी उनको क्वेरीज हैं, तो देयर क्वेरीज शुड बी रिजॉल्व एंड इट इज देयर ड्यूटी कि हम जो भी ग्रीवेंसेस है शेयर होल्डर्स के उनको एड्रेस करें. सेकंड इज इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर टाइमली. ये देखो तो ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए. थर्ड इज ऑल शेयर होल्डर शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इनसाइडर ट्रेडिंग शुड बी प्रिवेंटेड. कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए सभी शेयर होल्डर्स को. फोर्थ इज रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स. अब जो शेयर स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स भी रिकॉग्नाइज होने चाहिए और टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जानी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ. Fifth is disclosure and transparency. It should be ensured that disclosed information is in accordance with standards. Minutes of meeting shall always be drafted and recorded. अब minutes of meeting होता है, मीटिंग में जो जो हुआ उसको मेनली सम अप कर देते हैं, तो वो भी बनना चाहिए और प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाना चाहिए. सिक्स्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड. अब बोर्ड के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फर्स्ट इज डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. बोर्ड्स हैं और जो की मैनेजर्स हैं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए जिससे कोई भी मतलब जो भी अगर डिसीजन ले रहे हो उस पर इफेक्ट आ सकता है. बोर्ड मेंबर्स एंड की मैनेजर्स मस्ट डिस्क्लोज एनी मटेरियल इंटरेस्ट दे हैव इन ट्रांजैक्शंस और मैटर्स अफेक्टेड द एंटिटी. अब सेकंड है की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड. अब बोर्ड के क्या की फंक्शंस हैं? प्रोवाइड गाइडेंस एंड रिव्यू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज,
setting of values and cultures for executives. All decisions should be made in good faith and best interest of the company. Shareholders should be treated fairly by the board. High ethical standards should be maintained by the board. Yeah, SEBI listing obligation and disclosure requirement regulation act as a guiding force for all the entities performing in the market. It helps to ensure that corporate governance standards are maintained effectively. अब अगर इन कंक्लूजन में बात करें तो जो सेबी के जो भी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक एक्ट करती है एक फोर्स की तरह, जिससे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो इफेक्टिवली मेंटेन किए जा रहे हैं। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, दैट इज कोटक कमेटी। जो कोटक कमेटी है वो बनाई गई थी सेबी के द्वारा इन 2017 और इसके चेयरमैनशिप में थे मिस्टर उदय कोटक। अब इस कमेटी ने कुछ ऐसे मेजर सजेस्ट करे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड के अंदर, जिससे कंपनीज में बेटर फंक्शनिंग हो सके। तो इसके अंदर इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, विद मॉडिफिकेशंस एंड विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। तो हम दोनों देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। फर्स्ट इज डायरेक्टर्स। इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो एनुअल रिपोर्ट में जो भी डिस्प्ले होती है लिस्ट, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उनको बिल्कुल उनके ऊपर पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वो डिस्क्लोज करी जानी चाहिए कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ये स्किल सेट है या ये उनकी एक्सपर्टीज है, तो दैट शुड बी डिस्प्लेड। Second is the board should certify that all independent directors appointed by it fulfills the eligibility criteria mentioned in the listing obligations and disclosure requirements. अब इस बोर्ड ने बोला कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने ऊपर देखा था कि जो भी हमारे जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो एक सर्टेन उनको एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए या कोई सर्टेन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये बोर्ड को सर्टिफाई करना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं कि नहीं। थर्ड इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ये जो कमेटी है ये हेल्प करेगी आइडेंटिफाई द सुटेबल पर्सन फॉर द रोल्स इन सीनियर मैनेजमेंट। The committee will also lay guidelines for their appointment and removal and is also required to recommend salaries of the senior management employees. 50% members of these committee need to be independent directors. अब जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है ये डिसाइड करेगी जो भी अप्रूवल, जो भी अपॉइंटमेंट होगा और रिमूवल होगा सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का, और इसके अंदर 50% मेंबर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। Fourth is audit committee. Audit committee is required to evaluate the utilization of funds of the parent company in its subsidiaries where total amount exceeds 100 crores or 10% of asset size of subsidiary which forms the both is lower. अब जो ऑडिट कमेटी है उसको पूरा इवैल्यूएट करना है कि जो भी फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं पेरेंट कंपनी के वो कहाँ हो रहे हैं। मतलब अगर सब्सिडरी का जो कंपनी है उसके अंदर 100 करोड़ से ज्यादा या 10% जो भी एसेट साइज है उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें ऑडिट कमेटी को ये देखना है कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुआ है कि नहीं। Fifth is committee also suggests that a person can only be a director in maximum 8 listed companies of which independent directorship shall not exceed 7. ये तो हमने पहले भी बिजनेस लॉ में भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किया था कि जो भी डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 8 ही लिस्टेड कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। सिक्स्थ इज सेक्रेटरियल ऑडिट। ये भी रिकमेंड करी गई है कमिटीज बाय द कोटक कमेटी फॉर द लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर सब्सिडरीज। Regulation 24A of LODR requires every listed entity to take secretarial audit and add within its audit report. अब जो भी ये ऑडिट है, जो सेक्रेटरियल ऑडिट है, कोटक कमेटी ने ये बोला कि जो आप ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करते हो उसके साथ आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट भी पब्लिश होनी चाहिए फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी। अब इसमें एक रिलेटेड पार्टी के लिए भी एक रिकमेंडेशन है। पहले तो देखते हैं रिलेटेड पार्टी होता क्या है।
Related party is any person or entity belonging to the promoter or promoter group of the listed company and holding 20% or more of the shareholdings in the listed entity shall be deemed to be a related party. ऐसा person जो promoter से related है या promoter के group से related है और hold करता है 20% से 20% या 20% से ज्यादा shares, उसको हम बोलते हैं related party. तो कमेटी ने बोला कि हाफ ईयर के बाद पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए कि जो भी आपका रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ये सब आपका पब्लिश हो जाना चाहिए वेबसाइट पे। इससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो काम नहीं कर रही है या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। Eighth is related parties have also been given a right to cast negative vote on transactions relating to related party matters. अब जो related parties हैं वो negative vote भी cast कर सकती हैं। अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज committee suggested that all listed companies with more than 40% public shareholdings are required to have two different individuals in the roles of chairperson, managing director और CEO। तो कंपनी ने सजेस्ट किया कोई भी कंपनी जिसकी 40% से ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग्स हैं उसको दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स रखने पड़ेंगे फॉर एक चेयरपर्सन के रोल के लिए और एक सीईओ के रोल के लिए। सेकंड इज committee also recommends appointing one women independent director for all the listed companies। तो इसके अंदर एक women director होनी चाहिए। Third is committee also made suggestions on payment of royalty to listed company. It said that if the royalty payment exceeds 5% of annual consolidated turnover, it will require approval of shareholders। तो कमेटी ने ये भी बोला कि हमें जो रॉयल्टी की पेमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज को करनी चाहिए, लेकिन अगर वो 5% से ज्यादा का है जो भी हमारा टर्नओवर है उससे, तो उसके लिए हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। Fourth is committee suggested that quorum in the board of meeting for all the listed companies with at least 6 directors will be higher of either 3 or 1/3 of the total strength of the board। तो SEBI suggests that the same to apply to top 1,000 listed companies by 1st April 2019. Is annual general meetings are advised to take place within 5 months, which was earlier 6 months. Committee also gave acceptance to live telecast of shareholder meetings। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं वो 5 मंथ में होंगी जो पहले आफ्टर 6 मंथ्स होती थी, और कमेटी ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो लाइव टेलीकास्ट करेगी जो भी शेयर होल्डर मीटिंग्स होंगी उसका। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। और यूनिट 2 और यूनिट 3 विद इन 1 डे आपके पास आ जाएगी, एग्जाम से पहले मैं उसको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।